तो राजकुमारी जहां की वो राजकुमारी है, वैसा ही उसका क्या हो जाया करता था नाम। तो जोधपुर की राजकुमारी, आई बात समझ में? तो मानीबाई या जोधाबाई की शादी किससे हुई? उसके बेटे का नाम, उसकी उपाधि। इसलिए जब भी मूवी आती है, सीरियल आता है, तो उससे पहले 4 लाइनें लिखी आती है कि इसका इतिहास के साथ कोई लेना देना नहीं है। इसका इतिहास के साथ कोई भी लेना देना। यदि इतिहास या वर्तमान के किसी भी पात्र के साथ में इनका संबंध पाया जाता तो उसे केवल और केवल संयोग अथवा कोइंसिडेंस समझा जाना चाहिए। वो साफ साफ लिखते हैं, वो और लिखते हैं, हमारा उद्देश्य इतिहास पढ़ाना नहीं बल्कि दर्शकों का मनोरंजन करना है, इसलिए इस कंटेंट को मनोरंजन की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। लिखते हैं एक लास्ट में लाइन और लिखते हैं, आप सुनते नहीं, कि इतिहास पढ़ना हो तो स्प्रिंग बोर्ड जाना पड़ेगा, है ना। अब वो आपके लास्ट तक पढ़ते नहीं इसलिए आपको पता नहीं है, बाकी वो पहले से लिख के भेजते हैं। जब जोधा अकबर मूवी आई थी ना, तो आशुतोष गवारीकर का दैनिक भास्कर में इंटरव्यू आया था। आशुतोष गवारीकर डायरेक्टर था, उसका इंटरव्यू था। उसने कहा कि मैं जानता हूं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से कि अकबर के जोधा नाम की कोई पत्नी नहीं थी। मैं इस बात को भी जानता हूं कि जो इस नाम की राजकुमारी है वो जयपुर की थी नहीं। मैं इस बात को भी जानता हूं कि इस नाम की राजकुमारी की शादी जहांगीर के साथ हुई थी। मैं इस बात को भी जानता हूं कि अकबर की शादी जिस राजकुमारी के साथ हुई थी उसका नाम कुछ अलग था। पर उसने कहा कि के आसिफ ने जब मुगले आजम बनाई थी, मुगले आजम भारतीय सिनेमा का कल्ट है ना, क्लासिक सिनेमा हो, और उसके अंदर मुगले आजम के अंदर अकबर की पत्नी का नाम दिखाया हुआ है जोधा। और मुगले आजम इतनी ज्यादा हिट हुई कि भारतीय दर्शकों के मन के अंदर यह बात घर कर गई है। इसलिए यदि मैंने मेरी मूवी का नाम चेंज किया और अकबर हरखा कर दिया तो लोग देखने नहीं आएंगे। मेरा उद्देश्य पैसे कमाना है, आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाना नहीं है। मैं जानता हूं हिस्ट्री क्या है, और मैं आपको क्यों बताऊं? मैं आपको वही बताऊंगा जिससे मुझे पैसे मिल सकते हैं। पैसे इससे मिलते हैं, मैं इससे पैसे कमा लूंगा। उसका साफ साफ इंटरव्यू था, एकदम क्लियर कट, उसने सारी बातें लिखी थी। विवाद की कोई स्थिति नहीं। मैं कहीं नहीं कह रहा कि मैं इतिहास पढ़ाने जा रहा हूं। मैंने कहानी उठाई है, कहानी मेरी कल्पना है। यदि इस कहानी के पात्र कहीं से मिलते हैं तो ये संयोग है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो आज के बाद में जब भी ऐसी कोई चीज देखो तब इस बात को अपने याद रखना, याद रह जाएगी बात। और वैसे भी बॉलीवुड वालों से कभी हिस्ट्री की कल्पना करनी भी नहीं चाहिए। आप यदि ये सोचो कि अपना बॉलीवुड आपको हिस्ट्री पढ़ा देगा तो आप गलत फहमियों के शिकार हो। बॉलीवुड हिस्ट्री का बलात्कार करता है, इसके अलावा कुछ नहीं। बॉलीवुड ने हिस्ट्री पे जितनी मूवी बनाई उतनी वाहियात, मतलब इतनी भोंडी मूवी है जिसकी हद नहीं। सबसे भयंकर उदाहरण तो यह है कि आज के कई साल पहले महाराणा प्रताप पर एक सीरियल बना था। तो महाराणा प्रताप के सीरियल का जब ट्रेलर जारी किया गया, ट्रेलर होता है, तो ट्रेलर जारी किया गया, तो ट्रेलर के अंदर दिखाया गया कि महाराणा प्रताप ऊंट पर बैठ के और दोहरों के बीच में दौड़ रहे हैं। चारों तरफ दोहरे दोहरे हैं मिट्टी के, और उनके दोहरे समझते हो, रेत के टीले, सैंड ड्यून्स, उनके बीच में महाराणा प्रताप ऊंट पे बैठे हुए और जोर जोर चिल्ला रहे, अकबर मैं आ रहा हूं, अकबर तू कहां है। लोगों ने किसी ने जाकर, मूर्ख, महाराणा प्रताप मेवाड़ का था, मेवाड़ का, और मेवाड़ में मिट्टी के दोहरे नहीं है। तो मेवाड़ में पहाड़ है, तो मेवाड़ राजस्थान में नहीं है? हाँ है राजस्थान में, तो राजस्थान में दोहरे नहीं है, मेवाड़ में पहाड़ है। और फिर उसका आगे भूंगड़ है। तीसरी क्लास का टाबर भी जानता है कि महाराणा प्रताप के पास में घोड़ा था और घोड़े का नाम, तो ऊंट पे कैसे बिठा सकते हो? उनका यार हमने देखा दोहरे हैं तो दोहरों में तो ऊंट पे बैठेगा, कभी कभी यूं घोड़ा ले लेता होगा। फिर उन्होंने ट्रेलर वापस रद्द किया, दोबारा ट्रेलर जारी किया, और उसके बाद महाराणा प्रताप इस बार घोड़े पे बैठे हुए थे और पहाड़ों के अंदर दौड़ रहे थे। आप सोचिए, एक सीरियल जब बनता है तो कम से कम उसके 100-150 एपिसोड की कल्पना की जाती है। एक आदमी जिसने ये इमेजिनेशन किया होगा कि 100 एपिसोड में क्या क्या दिखाएंगे, उस आदमी को यह तक नहीं पता कि मेवाड़ की ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है। उस आदमी को यह तक नहीं पता कि मेवाड़ में घोड़े होते हैं, ऊंट होते हैं, और आप उनसे यह उम्मीद करते हो कि वो हिस्ट्री की मूवी बना देंगे। सबसे बुरी मूवी कोई है तो वह है बाजीराव मस्तानी। मतलब मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, मैं पिछले 10 साल से हिस्ट्री जीता हूं। मैं पहले साइंस का स्टूडेंट था, मैं जब हिस्ट्री पढ़ने लगा तब मुझे लगा कि अपना जन्म इसके लिए हुआ है, और अब अपने एकदम सही ट्रैक पे आए हैं। पहले वो फालतू में उधर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे थे अपने। मतलब मुझे पहले दिन से वेरी फर्स्ट डे से मैं दिलीप सर के पास क्लास लेने के लिए, उस दिन मुझे एहसास हुआ, अरे तू इसके लिए पैदा हुआ है, तू कहां भटक गया था उधर साइंस वाइंस के अंदर। बाजीराव मस्तानी जब आने वाली थी, दिलीप सर हमें हमेशा क्लासों के अंदर कहा करते कि मूवी देखनी चाहिए खूब सारी। हालांकि दिलीप सर ने खूब पढ़ाई की बातें भी की, पर हमने वो सुनी, उधर वाली सुनी। और मेरे याद नहीं आता कि 2010 से लेके और 2017 तक, लगभग 17 के बाद में थोड़ा बिजी ज्यादा रहने लगे, 18 तक ही मान लो लगभग, अब बाद में सिनेमा हॉल आपके बंद हो गए, तब तक मैंने कोई फ्राइडे छोड़ा हो जिस दिन मूवी नहीं देखी हो।
हर फ्राइडे को मूवी देखिए। कई बार तो यूं वाहियात वाहियात मूवी देखी थे इस चक्कर में कि सर ने कहा मूवी देखने तो देखने, पैसे नहीं है तो उधार मांग के देखने पर मूवी देख के आनी है। तो हम कोई मूवी देखने के लिए गए हुए और मेरे 3-4 रूममेट, हम सारे हिस्ट्री के स्टूडेंट, और सबके दिमाग में हिस्ट्री उतनी रची बसी हुई। बाजीराव हमारा पसंदीदा कैरेक्टर। और दिलीप सर जब क्लास में बाजीराव पढ़ाते थे तो भी हमारे रोम रोम खड़े हुआ करते थे कि यार भारतीय इतिहास का अप्रीतम योद्धा जो 20 साल की उम्र में पेशवा बन गया था और 40 साल की उम्र में मर गया था, अपनी पूरी जिंदगी घोड़े पर निकाल गया था। जब हम बाजीराव के बारे में पढ़ते तब पढ़ा करते थे कि बाजीराव वह राजा था जिसके डर से दिल्ली का बादशाह, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला 3 दिन तक दिल्ली में घुस नहीं पाया था। जब वो केवल 500 सैनिकों के साथ दिल्ली पर आक्रमण कर देता है और मुगल बादशाह की हिम्मत नहीं हुई कि बाहर आके उससे मुलाकात भी कर ले। हम पढ़ा करते थे कि बाजीराव वह पेशवा बना था मराठों का जिसने पुर्तगालियों को रगड़ रगड़ के धो दिया था। हम पढ़ा करते थे कि उसने हबसियों को पिटा था अरब सागर के अंदर जाके। यार बाजीराव वो चीज था। हम और बाजीराव के बारे में पढ़ा करते थे कि बाजीराव ने अपनी जिंदगी में कभी किसी से मुस्कुरा के मुलाकात नहीं की थी। बाजीराव से लोग केवल डरते थे, डरते थे और डरते थे। बाजीराव से कोई प्यार नहीं कर सकता था। बाजीराव से लोग डराई करते थे, ना कोई नफरत करता था ना उसे प्यार करता था। बाजीराव का ऑरा ही अलग था। बाजीराव अपने घर नहीं गया होगा, इतना वो युद्धों के अंदर यूं रहा करता था कि किसी पेंटर ने एक बार बाजीराव की एक पेंटिंग बनाई। दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा कि अरे बाजीराव दिखता कैसे है, इसकी पेंटिंग तो बनाई जानी चाहिए। तो एक पेंटर पेंटिंग बना के लाया। पीछे एक सीन है जिस सीन के अंदर युद्ध खत्म हुआ है, सूरज भगवान ढल रहे हैं, युद्ध समाप्त होता जा रहा है, युद्ध समाप्त हो गया, घायलों को उठा उठा के लेके जा रहे हैं। ये तो बैकग्राउंड है। आगे का सीन के अंदर मेन पेंटिंग के अंदर बाजीराव घोड़े पे बैठा हुआ है। घोड़े की जो रस्सी है, जो लगाम है, वो उसने अपने दोनों पैरों के बीच डाल रखी है। इसका मतलब वो थक गया, अब उसकी लगाम पकड़ने की हिम्मत नहीं, वो सुस्त सा बैठा हुआ है। घोड़ा अपनी गति से, मंत्र गति से जा रहा है। इसका मतलब वो पूरे दिन युद्ध लड़ा और युद्ध लड़ने के बाद शाम को वापस जा रहा है और वापस जा रहा है, थक गया। तो उसने अब घोड़े का चल तेरे हिसाब से ले चल जहां लेके चलना है। उसके एक हाथ में गेहूं के कुछ दाने हैं और दूसरे हाथ से उन गेहूं के दानों को मसल रहा है। इसका मतलब है युद्ध खत्म होने के बाद में उसे एहसास हुआ कि मुझे भूख भी तो लगी है। उसे याद आया कि अब क्या किया जाए। तो उसे याद आया कि मेरे जेब के अंदर कुछ गेहूं के दाने पड़े हैं, ये मसल के रगड़ के खा लेता हूं, थोड़ी भूख तो मिटेगी, कैंप में जाके मैं मेरा खाना खा लूंगा। चित्रकार इसके माध्यम से बताना चाहता है कि उस व्यक्ति ने भूख की भी कभी ये नहीं किया कि मुझे भूख लग गई। उसके जिंदगी का एक ही उद्देश्य था, वो उद्देश्य था युद्ध। वो युद्धों में कितना मशगूल रहता होगा कि उसे भूख की भी कभी चिंता। कहते हैं मोहम्मद शाह रंगीला के सामने जब ये पेंटिंग रखी गई, केवल पेंटिंग रखी गई, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने उस पेंटिंग को देखेगा, साइड में लो, डर लगता है मुझे, इसके व्यक्तित्व से, इसकी फोटो से डर लगता है। ये बाजीराव हुआ करता था बेचारा। हम जब मूवी देख रहे थे, ट्रेलर देखा, ट्रेलर आया बाजीराव का, ट्रेलर आया, हम सर और बाजीराव आ रही है, बाजीराव आ रही है। कब आ रही है पता चला था इतनी तारीख को आ रही है, इतनी तारीख को तो पक्का देखने आएंगे। उस दिन कोचिंग से हमारी बंक। मेरी सारी मूवियां जिंदगी की नाइट शो में देखी हुई है कि भाई नाइट शो के अंदर दिन में कोचिंग वोचिंग होती है, शाम को 9 से 12 देख के आएंगे अपने। वो मूवी एकमात्र ऐसी है जो हम दिन के अंदर देख के आए थे पहले शो के चक्कर में कि हिस्ट्री की मूवी है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे, रुपए एक्स्ट्रा दिए, फर्स्ट शो के रुपए एक्स्ट्रा लगते थे। नाइट शो में जाने का एक कारण यह भी होता था कि नाइट शो तक जाते जाते टिकटों के रेट कम हो जाते, स्टूडेंट लाइफ में पैसा ज्यादा मायने रखा करता था, तो हम नाइट शो के अंदर जाया करते। पहले शो के अंदर फिर लाइनें लगती, पहले शो के अंदर उन लाइनों में घुस के धक्का मुक्की करके जैसे तैसे टिकट कबाड़ के एक्स्ट्रा रुपए दे के अंदर गए। सिनेमा हाउसफुल, भयंकर भयंकर, लोगों को टिकट नहीं मिल रहे, बाहर ब्लैक में टिकट बिक रहे, और हमें लगा आज मजा जाए। और जैसे वो मूवी शुरू होती है उसके पहले सीन से हम निराश थे, निराश थे और निराश थे। उसके वेरी फर्स्ट सीन में, मतलब 2-3 सीन छोड़ के एक सीन है जिसके अंदर मराठों का राजा, जिनको छत्रपति बोला करते थे, महाराज छत्रपति शिवाजी के पोते महाराज छत्रपति साहू जी महाराज, अपने सिंहासन पर बैठे हुए और उनके सिर पर सफेद साफा है। कैसा साफा है? सफेद साफा बंधा हुआ है। और वो देखते ही मेरे पास में जो बैठते उन्होंने कहा, अरे इनको यही नहीं पता कि यार मराठे साफे बांधते ही नहीं थे। मराठों की पगड़ियां हुआ करती थी, शिवाजी के जो पगड़ियां सी दिखाई, टोपी सी गोल सी। तो मैंने कहा अरे और देखो, इस साफे का रंग व्हाइट है। राजाओं के साफे रंगीन हुआ करते थे, व्हाइट कभी होते ही नहीं थे। व्हाइट साफा शोक में बांधते थे, राजा के शोक होता ही नहीं था। राजा के लिए कहते राजा को शोक नहीं हो सकता और किसी के भी शोक हो सकता है। तो ये व्हाइट साफा और दिखाया इन्होंने। इतने में थोड़ी देर को आगे और सीनियर किसी ने कहा अब ये जो संधि है ना, ये मूंगी शिवगांव की संधि है। पर इसने नाम तो नहीं बताया। अरे नाम वाम नहीं बताते, तो अपने हिस्ट्री वाले जानते हैं। और ये जो जिससे संधि हो रही नहीं, बंदा जो दाढ़ी वाला बंदा बैठा है, चिनकलीज खान है, हैदराबाद वाला चिनकलीज खान है, जिसके साथ में पाल खेड़ा का युद्ध लड़के थे, पाल खेड़ा का युद्ध में, हाँ मूंगी शिवगांव की संधि। अब दिखाएंगे संधि के बारे में। ये वाहियात तरीके से बातचीत है वो, कि दो राजाओं की बातचीत को कैसे वाहियात दिखा सकते हैं, तो वो सीन देखा जाना चाहिए। बाजीराव इधर बैठा है, हैदराबाद के राजा के साथ संधि कर रहा है। हैदराबाद के राजा को बोलते थे निजाम, क्या बोलते हैं? और बाजीराव कह रहा है फलों में राजा होता है आम।
दक्षिण भारत के राजा को कहते हैं निजाम। दो राजा आपस में बातचीत ऐसे करते हैं, आम आम निजाम निजाम। अंताक्षरी शुरू करते हैं, मैं से खत्म हुआ है, मैं से शुरू करो। यार यदि ये सीन दिखाना था तो मैं आम आम निजाम निजाम दिखाने थे, तो बाद में तो दो राजाओं के बीच में लेटर में ऐसी बातें भी दिखा दो कि खून से खत लिखता हूं उनसे ही मत समझना, या सीसी भरी गुलाब की इन पत्थर से तोड़ दो, लेटर का जवाब नहीं है तो खाना पीना छोड़ दो। ये तुकबंदियां दिखानी है तुम्हें, तो तुकबंदी तो ये भी बनती है, ये भी दिखाई जानी चाहिए अपने आप के अंदर। बाजीराव इतना गलत पोर्ट्रेट है बेचारा, इतना गलत पोर्ट्रेट है कि मेरे को कभी कोई पूछे, भगवान कभी आगे पूछे कि जिंदगी में एक चीज डिलीट करनी हो तो क्या किया जाए, मैं बाजीराव मस्तानी डिलीट कर दूं। कि मैं उस मूवी को याद नहीं रखना चाहता कि यार ऐसे कैसे कर सकते थे, हमने जो इमेज बनाई थी उस इमेज को आपने चकनाचूर किया है, कोई डिमोलिश कैसे कर सकता है बाजीराव की इमेज को, वो है। मैं कहता हूं वो तो हम हिस्ट्री पढ़े में इसलिए हम जानते हैं कि इसमें बहुत गलत पोर्ट्रेट है। जो हिस्ट्री नहीं पढ़ा हुआ है वो बाजीराव को उसी तरीके से पोर्ट्रेट करेगा, उसके दिमाग में आएगा कि बाजीराव ढोल पीटता था। और उतनी रणवीर सिंह की वाहियात एक्टिंग है उसके अंदर। हमें सबसे ज्यादा गुस्सा तो बाद में इसमें इस बात पर ही आया कि इसमें रणवीर सिंह बाजीराव है। बाजीराव डाकी आदमी था, डाकी, क्योंकि 6.5-7 फीट की हाइट रही होगी, लंबा चौड़ा शरीर में, काला कोजा भूंडा, इतना गंदा था बाजीराव, शकल का इतना गंदा हुआ करता था। उसमें एकदम गोरा चिट्टा सा बाजीराव दिखाया हुआ, रणवीर सिंह बाजीराव दिखाया हुआ, जिस व्यक्ति का अभी तक जेंडर तय नहीं हो पाया है। वो घाघरे पहन के घूमता रहता है। आपको बाजीराव दिखाना है, आप बाहुबली मूवी वाला जो भल्लाल देव है, उस भल्लाल देव राणा डगुबटी है, उसको दिखाओ आप। और मैं तो कहता हूं कभी मैं बनाऊंगा मूवी, यदि मेरे पास किसी दिन इतने रुपए हुए कि मैं मूवी बनाऊं, तो मैं चाहूं कि बाजीराव की पीछे से केवल गर्दन दिखाई जाए, तो उसमें भयंकर उसके केवल कंधे दिखाए जाए कि क्या भयंकर डील का आदमी है यार वो, और उस तरीके से दिखाया जाए उसको। और यहां इतनी वाहियात एक्टिंग दीपिका पादुकोण की है उस मूवी को। यदि मैं किसी बात के लिए याद रखना चाहता हूं तो प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा अपनी एक्टिंग के चरम पर है उसमें। प्रियंका चोपड़ा की 2 मूवियां उसकी एक्टिंग के लिए देखनी तो हमेशा देखी जानी चाहिए, बर्फी और बाजीराव मस्तानी। बर्फी के शुरुआत के 5 मिनट तक हमें यह एहसास होता है कि वास्तव में कोई गूंगी लड़की है। शुरुआत के 5 मिनट तक दो कैरेक्टर, मुझे हमेशा लगे कि 2 कैरेक्टरों में हम पहचान ही नहीं पाए कि कैरेक्टर वही है जिसको हम देखते हैं। या तो तन्नू वेट्स मनो में सेकंड वाले पार्ट में कंगना रनौत का दत्तो वाला कैरेक्टर, जो दत्तो वाले कैरेक्टर में आती लगती है कि हरियाणवी लड़के इसके दांत बाहर निकले हुए, लगती नहीं कि कंगना रनौत है। 2-4 मिनट बाद लगता है अरे ये बोल तो वैसे ही रही है, अरे डबल रोल के अंदर ये कंगना रनौत है। या आप काशीबाई देखिए, उसमें जो बाजीराव मस्तानी है उसमें जो काशीबाई का कैरेक्टर है, और मैं तो कहता हूं उसके डायलॉग मत सुनिए, उसकी केवल आंखें हैं, तो टपकता है एक्टिंग उसकी आंखों से। वो जब बोलती है, जब वो चलती है, जब वो देखती है, तो लगता है कि पेशवन ऐसी होती होगी। तो उस मूवी का नाम काशीबाई किया जाना चाहिए। उस मूवी में इन दोनों जमूरों को बाहर निकाला जाना। तो आपको कभी मूवी देखनी तो इनके सीन डिलीट कर करके देखना, और जहां जहां पे प्रियंका चोपड़ा है वहां वहां पे रोक रोक के पोज कर करके देखना। उसने क्या एक्टिंग किया यार उस मूवी के अंदर, नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए था उसको, पर अपने भारत है। ऐसी एक और वाहियात मूवी